हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि आपकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये सेकेंड पेपर चल रहा है जो कैरिकुलम से संबंधित है पूरा। एंड इसमें आपकी यूनिट 3 या चैप्टर नंबर 6 आज आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका पहले देख लीजिए, ऑफिशियल सिलेबस में आपका क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, मतलब कैरिकुलम के निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत हैं उसमें आप पढ़ेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है उसका, ग्रेडेशन कैसे किया जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीज़ आप डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये शुरुआत में ये लिख लीजिए कि क्या आपको पूरे पाठ में, आप जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे, तो क्या आपका ये पूरा यूनिट थर्ड का ये पॉइंट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको पूरी, आपको जो सिलेबस में जितने कीवर्ड्स हैं सारा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके भी बता दिया करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आपके क्या क्या हैं, इसमें आप सब पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का इसमें आपको विस्तार से वर्णन करना है, और ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में। एंड इसमें आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो खुद आपको हाईलाइट करके मिला हुआ है। जो भी आपको नोट्स आपके पीडीएफ पर जब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो बस आपका रिवीजन जो होगा यही केवल कीवर्ड्स पे जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं बस आपको उतना याद करना है। एंड अब चलिए बात करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम का मुख्य कार्य है छात्रों को व्यवहार में परिवर्तन लाना। एंड इसीलिए इसका उपयोगिता है कि इसीलिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे पहला है कि उपयोगिता के सिद्धांत का अनुसरण करना होगा। पाठ्यक्रम के सभी तत्वों की कुछ न कुछ उपयोगिता होना आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम छात्रों के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान नहीं करता तो वो पाठ्यक्रम का स्वागत नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इसमें बताया गया है। अब देखिए कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत में आपको ये पॉइंट मिलेंगे, आपको 4 से 5 पॉइंट रट लेना है। आप आराम से लिख लेंगे एग्ज़ाम में। जैसे आप लिख देंगे कि उपयोगिता का सिद्धांत का अनुसरण होना चाहिए पाठ्यक्रम के निर्माण में। दूसरा आप लिख सकते हैं उसमें प्रेरणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए कि छात्रों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को प्रोत्साहित कर उन्हें सीखने के लिए और प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा वह आंतरिक स्थिति है जो छात्र को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सतत क्रियाशील रखती है, आपको मोटिवेट रखती है। तो ये प्रेरणात्मक दृष्टिकोण लिखेंगे। समन्वयात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम निर्माण में सभी सब्जेक्ट्स का समन्वय होना चाहिए। एंड इसके बाद देखिए रुचि का सिद्धांत भी सबसे महत्वपूर्ण है। रुचि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बालक, अगर जब बालक की रुचि शिक्षा में नहीं होगी तो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा, इसलिए रुचि का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए कि नियोजन का सिद्धांत, मतलब आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर चीज़ जो पाठ्यक्रम में है वो एक प्लान या योजना के अनुसार तैयार करनी चाहिए। और देखिए कि ये अंदर का कंटेंट आप पीडीएफ से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड 6 पॉइंट लिख सकते हैं कि वर्तमान पर बल देना चाहिए। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आपको पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। तो ये देखिए। एंड आप इसमें 7th पॉइंट लिख सकते हैं जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। आपका पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक मूल्य का उसमें सिद्धांत होना चाहिए, आवृत्ति का सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें क्या होनी चाहिए, विविधता व लोच का सिद्धांत का भी पालन करना होगा आपको। ये इतने पॉइंट हैं। एंड देखिए और भी है, लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं तो कम से कम अगर आप 8 से 9 पॉइंट लिखेंगे तब आपका 4 से 5 पेज आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आपको कौन सा मिलता है, व्यापकता का सिद्धांत। इसमें व्यापकता का सिद्धांत का तात्पर्य खिलेन के अनुसार देखिए इसमें क्या है कि शिक्षा अभिप्राय युक्त व नैतिक क्रिया है, अतः ये कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। इससे सिद्ध होता है कि बिना उद्देश्य प्राप्त किए शिक्षण कार्य का
कोई महत्व नहीं है, अतः शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में वे सभी स्थान, विचार तथा क्रियाएं सम्मिलित की जाएं जो शिक्षा के किसी एक विषय के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हों। तो ये व्यापकता का सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा। एंड व्यावहारिकता तत्व, उसमें व्यावहारिक तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए, जो आज के समय में आपके जो आसपास अनुभव कर रहे हैं उसकी पाठ्यक्रम में भूमिका होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। तो इतना चीज़ आपके पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब आप बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक बार इसे आप पढ़िए, प्रश्न संख्या 2, उसके बाद समझिए कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम के चयन मतलब सिलेक्शन। अब देखिए कि आपका ये सिलेबस का ही पॉइंट है ना कि पाठ्यक्रम के चयन सिलेक्शन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो पाठ्यक्रम के चयन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, अब इस पर भी आप एक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम के चयन का निर्धारण में मापदंड जो है वो निर्धारित किया गया है बर्टन और व्हीलर के द्वारा। तो उसको चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए कि बर्टन के द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्या हैं। उन्होंने 6 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला, पाठ्यक्रम को मतलब इन्होंने कहा कि 6 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला क्या है कि यह विद्यार्थियों की दृष्टि से उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने योग्य हो। दूसरा, शिक्षकों की दृष्टि से वह वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की ओर ले जाने वाला हो। तीसरा, वह वर्ग के परिपक्वता स्तर के लिए उपयुक्त हो, अर्थात वर्ग के लिए चुनौतीपूर्ण हो और नवीन अधिगम की ओर ले जाने वाला हो। उसमें विद्यार्थियों को संतुलित विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत तथा वर्गगत क्रियाओं का समावेश हो। इसका आयोजन विद्यालय एवं समाज में उपलब्ध साधन सुविधाओं के द्वारा किया जाना संभव हो। एंड 6 पॉइंट आप लिखिए कि उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से इतनी विविधता हो कि वर्ग के सभी सदस्यों को उपयुक्त प्रवृत्तियों का लाभ हो सके। अब देखिए कि इसके बाद आप पढ़ेंगे कि अधिगम अनुभव के चयन में निम्नलिखित बिंदुओं की भूमिका होती है। तो कौन कौन सी सिलेक्शन में किन किन बिंदुओं की भूमिका होती है वो देख लीजिए। पहला आप देखेंगे कि उसमें वैधानिकता होती है, वैधानिकता मतलब वैलिडिटी उसकी होती है। दूसरा, उसमें व्यापकता होती है। तीसरा, आप देखेंगे कि उसमें डाइवर्सिटी होती है मतलब वैराइटीज़ होती हैं, विविधता होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सूटेबिलिटी होती है मतलब उपयुक्तता भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एंड इसके साथ साथ प्रतिकृति मतलब पैटर्न की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सारे पॉइंट आप किस में लिखेंगे कि सिलेक्शन में भूमिका मतलब जो चयन किया जाता है उसमें इनकी भूमिका होती है। उपयुक्तता की भूमिका होती है, आपकी प्रतिकृति की भूमिका होती है, व्यापकता की भूमिका होती है। ये सारे पॉइंट आप चयन की प्रक्रिया में लिखेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे प्रतिकृति की, अब प्रतिकृति का सब पार्ट क्या क्या है, उसमें प्रतिकृति में क्या शामिल है, जैसे संतुलन शामिल है और क्या है, संतुलन के साथ साथ आपका सततता कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्रायोगिक सततता मतलब प्रैक्टिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका संचय होना चाहिए या कम्युलेशन होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे अपने आंसर में। एंड उसके साथ अनुभवों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, रिपीटिशन ऑफ आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए, जीवन से संबद्ध होना चाहिए। अब नियोजन में विद्यार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए, लर्नर पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपका नियोजन सफल हो पाएगा। एंड अब आप पढ़ने वाले हैं तीसरा पॉइंट कि सिलेक्शन में आपके पास विषय वस्तु के चयन की भूमिका। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम के विकास में विषय वस्तु के चयन की भूमिका की विवेचना करना है। अब आप विषय वस्तु पर पढ़ने वाले हैं, तो ये तीसरा देखिए क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, जिस क्वेश्चन में आपने चयन की भूमिका के बारे में पढ़ा कि चयन की भूमिका क्या है, मतलब चयन के अंदर क्या क्या शामिल है, चयन में क्या होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, आपका ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़े। लेकिन अब आपका देखिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि पाठ्यक्रम के विकास में आपके चयन की क्या भूमिका है, सिलेक्शन की क्या भूमिका है, उसके बारे में अब आप पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में या आप इस पेपर में देखेंगे तो कन्फ्यूज़न थोड़ा बना रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो थोड़ा आप लोग ये रीडिंग ज़रूर करिएगा, एक बार 2 बार, तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। एंड अब देखिए कि पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु के विकास में विषय वस्तु का चयन। अब विषय वस्तु का चयन भी पाठ्यक्रम के विकास का प्रमुख चरण है या पाठ्यक्रम के विकास का तृतीय चरण माना जाता है। एंड इसमें पूरा पॉइंट लिखा गया है।
तो आप चयन का इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कैरिकुलम में क्या है। पहले कि चयन आपको करना है जो भी, वो शिक्षार्थियों की योग्यता एवं उसके स्तर को देखकर आपको सिलेबस चुनना होता है, या आपका पाठ्यक्रम जो है उसी के अनुसार होना चाहिए। एबिलिटी एंड लेवल ऑफ लर्नर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, समाज की आकांक्षा क्या है, आपका समाज या आपकी सोसाइटी कैसा आपसे चाहती है कि वही आपको विद्यालय में पढ़ाया जाए, ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड अभिभावकों की आकांक्षा क्या है कि अभिभावक क्या चाहते हैं अपने बच्चे से, तो उसका आपको ध्यान देना है। एंड जैसे प्राचीन काल की पाठ्यवस्तु शास्त्रीय और आदर्शवादी विचारधारा पर केंद्रित थी, इसलिए वहाँ पर आपको आदर्शवादी दर्शन शास्त्र ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इसका एंड अब जो आदर्श उनका बालक आदर्शवादी विचारधारा की अपेक्षा नैतिकवादी विचारधारा को महत्व प्रदान करे। एंड और उसके साथ साथ राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ नेशन क्या है, वो किस प्रकार के युवा चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पाठ्यक्रम के निर्माण के समय ध्यान देना है। उसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इसको भी ध्यान रखकर आपको सिलेक्शन करना है या चयन करना है। उसके बाद आपकी सोशल थिंकिंग क्या है, समाज की कैसी सोच है, उसके अनुसार हमें शिक्षा प्रदान करनी है, या उसके अनुसार ही आपको कैरिकुलम पाठ्यक्रम का चयन करना है। उसके साथ साथ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। जितना अधिक संसाधन उपलब्ध होगा उसी के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। और देखिए कि उसके साथ साथ दार्शनिक विचारधारा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन में आपने 3 डायमेंशंस पढ़े। और अब आपका चौथा है कि पाठ्य वस्तु विषय वस्तु को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक क्यों माना जाता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कंटेंट के बारे में। कंटेंट के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, कंटेंट को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक क्यों माना जाता है। एंड विषय वस्तु के चयन के स्तरों का वर्णन करना है। तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि यह सर्वविदित है कि मानवीय ज्ञान के भंडार से ही पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। मानवीय ज्ञान के इस भंडार में प्रत्येक समय किसी न किसी प्रकार की वृद्धि अवश्य होती रहती है। वर्तमान समय में तो इस वृद्धि की दर बहुत अधिक तीव्र हो गई है। ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र संसार को देखने के लिए एक अलग दृष्टि देता है, जिससे संसार से जुड़ने और उसके कर्म करने के नज़रिया भी बदलता है, या काम करने का नज़रिया बदलता है। ये सारी पॉइंट आप लिखेंगे। एक बार आप पढ़िएगा इसको विषय वस्तु के चयन में, ये पूरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि कंटेंट या विषय वस्तु के आपस में विषयों में आपस में तालमेल नहीं होता है। आज के समय में जो आप विषय पढ़ रहे हैं उसमें आपका जैसे सिलेबस में एक विषय दूसरे विषय से इंटरकनेक्ट नहीं होते या इंटरलिंक नहीं होते। तो यही समस्याएं इसमें बताई जा रही है कि विषयों के आपस में कोई तालमेल नहीं होता, बिल्कुल अपरिवर्तनीय उपखंड बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान भी समेकित और जुड़ा हुआ लगने की बजाय खंडित लगने लगता है। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखने वाले हैं, विषय वस्तु कंटेंट के स्रोत कौन से हैं, एंड विषय वस्तु के चयन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए कि विषय वस्तु के स्रोत आप एक बार इसको पढ़िएगा। एंड उसके बाद ये पूरा आपको दिया गया है कि पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक आधारों के अध्ययन से हम यह जान चुके हैं कि शिक्षा से संबंधित 3 प्रमुख पक्ष हैं। पहला समाज, दूसरा व्यक्ति तथा तीसरा सांस्कृतिक विरासत। यह तीनों पक्ष पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार भी हैं, जिन्हें हम सुविधा की दृष्टि से दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक आधारों पर विभक्त कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि विषय वस्तु के स्रोत को कितने पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब इसके अंतर वस्तु की प्रमुख स्रोत इसके स्रोत कौन कौन से हैं, अब ये हम देखने वाले हैं। पहला आपका क्या है, पोषित मूल्य, जो आपको मूल्य मिले हैं, वैल्यूज़, वो हैं। आपकी आवश्यकताएं हैं, समाज का वर्तमान और संभावित भावी स्वरूप क्या है, ये सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं। शिक्षार्थी की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ लर्नर कहता है। लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं। और छठा पॉइंट आप लिखेंगे जनमत या पब्लिक ओपिनियन। इस पॉइंट को आप सब थोड़ा सा डिटेल भी कर देंगे, अगर लॉन्ग में आता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे जनमत में आपका कि पब्लिक ओपिनियन में जो जनमत जिसका अधिक होता है वही चीज़ें होती हैं। एंड मानवीय ज्ञान का बढ़ता हुआ भंडार, विषय अथवा अनुशासन की प्रकृति का स्वरूप। ये 8 पॉइंट आपको लिखने हैं कंटेंट के संबंध में। उसके बाद आप लिखेंगे कि विषय वस्तु के चयन की समस्याएं क्या होती हैं।
अब कंटेंट के चयन के समय आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये है वर्तमान तथा निकट भविष्य में छात्र संख्या की प्रकृति व उसकी संरचना क्या होगी। ये एक असमंजस की स्थिति बनी होती है। छात्रों की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखना पड़ता है। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता क्या है। 5वां पॉइंट, निर्धनता उन्मूलन हेतु सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता एंड उपयोगिता व प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी समस्याएं। तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब उसी पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपको डिटेल से लिखना है, जैसे छात्र संख्या की प्रकृति और संरचना के अनुसार आपको कंटेंट का सिलेक्शन करना है। दूसरा, छात्रों की आवश्यकता क्या है, उनकी नीड, स्टूडेंट की नीड के अनुसार आपको काम करना है एंड कंटेंट मतलब बनाना है। उसके साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी हमें ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक आदर्शों को भी बनाए रखना है। ये पॉइंट आप लिखेंगे, इससे आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड निर्धनता उन्मूलन हेतु उत्पादन क्षमता की आवश्यकता, हमें गरीबी घटानी है तो उसके लिए उत्पादन क्षमता की आवश्यकता है कि हमें जो मतलब कंटेंट बनाया जाए या विषय वस्तु का चयन किया जाए वो उत्पादक प्रकृति की हो। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी के विकास एवं क्षमताओं से उत्पन्न सीमाओं को भी ध्यान रखना है। एंड उसके साथ साथ विषय की प्रकृति और संरचना से उत्पन्न समस्याएं, ये क्या है आप देख लीजिएगा, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आपके पूरे लॉन्ग आंसर कंप्लीट होते हैं और आप सिलेबस मैच करेंगे तो आपको सारे पॉइंट के बारे में डिटेल से पता चल चुका है। बस एक बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, अंदर का कंटेंट पढ़ लीजिएगा। देखिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको पहली बात तो आपको अगर प्रश्न समझ में आ रहा है और उसके बाद आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं तो आप पॉइंट के अंदर जो भी हेडिंग के अंदर का जो कंटेंट है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पीडीएफ से एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें रहेंगी तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो अब देखिए कि अब शॉर्ट आंसर्स कौन कौन से हैं, आप बस उसको थोड़ा सा आपको देख लेना है एक बार कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का संक्षेप में वर्णन करना है। आपको बस शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण स्पष्ट परिभाषित और विलिखित होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला देखिए कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों की वास्तविक स्थिति के साथ होना चाहिए एंड शैक्षिक उद्देश्यों का कथन सरल व स्पष्ट होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए निर्धारित उद्देश्य उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि छात्रों की रुचि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति हो और उसे राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जा रही हो। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में आपको इसमें क्या लेके चलना है अपने माइंड में कि छात्र उन्मुख हो या मतलब चाइल्ड ओरिएंटेड या स्टूडेंट ओरिएंटेड हमको सिलेबस को बनाना है। आपका पूरा कैरिकुलम छात्र पर ही डिपेंड करना चाहिए, छात्र के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार, उसके लिए जो आगे भविष्य में उपयोगी हो वो सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। या आप इसमें से जो पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। और भी पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे शैक्षिक उद्देश्यों को विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों रूप में भी लिखा जाए, अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और इससे प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त विषय वस्तु। ये सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए कि पाठ्यक्रम के निर्माण के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो वर्गीकरण के समय प्रमुख बिंदु पर किन पर ध्यान देना है। पहला है कि सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत आपको अपनाना है कि पहले पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस हो उसमें आपको पहले सरल चीज़ें सिखाई जाएं, उसके बाद कठिन चीज़ें सिखाई जाएं, धीरे धीरे आपको सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए। सीखने वाले का स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन की प्रविधियां, अगर आपने जो भी सीख लिया है उसके मूल्यांकन के लिए भी एक नियमित मतलब एक निश्चित तरीका होना चाहिए किस प्रकार से आपका मूल्यांकन किया जाए। उसके साथ साथ वर्गीकरण की सहायता से मूल्यांकन विधियों की वैधता की जांच भी सरलता से की जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका देखिए कि पाठ्यक्रम निर्माण राष्ट्र व समुदाय केंद्रित होता है। अब पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है आपने पढ़ा है कि वो राष्ट्र केंद्रित व समुदाय, आपकी कम्युनिटी या आपका जो समुदाय या समाज जो चाहता है उसी के अनुसार आपका कैरिकुलम या पाठ्यक्रम बनाया जाता है। और राष्ट्र को जैसे युवा की आवश्यकता है या राष्ट्र जैसी पीढ़ी चाहता है उसके अनुसार ही कैरिकुलम बनाया जाता है। इसीलिए देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 आई है, जिससे आप में नए कौशल आपके अंदर डाले जा सकें, जो आप एक युवा सक्षम युवा आप बन सके, तकनीकी रूप से आप
सक्षम हो। ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। राष्ट्र व समुदाय केंद्रित में आप एक बार इसको पढ़िएगा। जैसे इसमें देखिए कि समाज को आकांक्षाओं के अनुरूप हो, जो आपका कैरिकुलम जो है समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप हो तथा समुदाय से कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाले हों। तो ये सारे पॉइंट आपके आंसर में आने चाहिए। और ये आपका लास्ट है, जैसे अतः विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह सामुदायिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कल मिल जाएगी। तो आप लोग इसे शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे सभी को लाभ मिल सके। आप सभी लोग अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, जिससे आपको मॉडल पेपर्स मिले। और जो भी मॉडल पेपर्स आपको मिलता है उसका आंसर ज़रूर लिखें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।